हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम MHI 03 कर रहे हैं मास्टर्स का, और आज मैं आपको उसका थर्ड चैप्टर करवाने वाली हूँ। मैं उसकी समरी नहीं करवा रही हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, और इसी क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आप राइटर्स के नाम जो है वो लर्न कर लेना अच्छे से, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ तक रही चैप्टर की बात, तो चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है, सेम टू सेम चीज बोली हुई है, जो कि मैं आपको इस वाले आंसर के अंदर कंप्लीट करवा दूंगी। बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। वस्तुपरकता क्या है? उन इतिहास लेखन परंपराओं की चर्चा कीजिए जो वस्तुपरकता को अपना आधार बनाती हैं। ठीक है, यानी कि वस्तुपरकता के बारे में बताना है पहले कि वो होती क्या है, और इतिहास लेखन में जो इसकी परंपरा चलती आ रही है, यानी कि वस्तुपरकता का यूज किस तरीके से होता है, उसके बारे में हमें बताना है। वस्तुपरकता का मीनिंग होता है ऑब्जेक्टिविटी, और व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन, यानी कि एक्सप्लेनेशन उस चीज की। ठीक है, तो इतिहास कैसे किसी ऑब्जेक्ट को लेके उसकी एक्सप्लेनेशन करता है, हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा आंसर स्टार्ट होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखते हैं प्रस्तावना को। जब अतीत की किसी भी घटना को इतिहासकार द्वारा यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे वर्णन को वस्तुपरकता की श्रेणी में डाल दिया जाता है, या फिर वस्तुपरकता की श्रेणी में ही डाला जाता है। यानी कि जब कोई भी इतिहासकार है, अगर वो किसी चीज को एक्सप्लेन करता है, तो उसको अपने एक्सप्लेनेशन को इस तरीके से समझाना चाहिए कि किसी भी सुनने वाले इंसान को वो चीज बहुत सच्ची लगे, और उस चीज का कोई मीनिंग हो। अगर इतिहासकार किसी भी चीज को झूठ दर्शाएगा, तो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को पता चल जाएगा, और फिर वो चीज आगे तक नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, वो कार्य वहीं पे समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज, यथार्थ रूप का यहाँ पर मतलब ये है कि जब भी हम किसी को कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं, तो सामने वाले इंसान के दिमाग में उस चीज की जो है वो पिक्चर इमेजेस बननी चाहिए। ठीक है, पिक्चराइज होना चाहिए माइंड में, तभी इंसान जो है वो उस चीज को अच्छे से समझ पाएगा और उसको लर्न कर पाएगा। तो इतिहासकार का काम यही होता है कि जब भी वो किसी स्टोरी को बताए, क्योंकि इतिहास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्टोरी को जानते हैं, पढ़ते हैं। तो यानी कि अगर कोई इतिहासकार किसी स्टोरी को बताता है, तो सामने वाला जो इंसान है, जो उस चीज को पढ़ रहा है, समझ रहा है, उस चीज को वो अपने दिमाग के अंदर बिठा ले। इतिहासकार का यही कार्य होता है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रस्तावना के अंदर वो चीजें लिखनी होती है जिस आंसर को आप बता रहे हैं, यानी कि आपको वस्तुपरकता के बारे में बताना है। तो प्रस्तावना के अंदर आप वस्तुपरकता की चीजों को बताएंगे कि वस्तुपरकता एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, और यहाँ पे हम इतिहास लेखन पढ़ रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट का नाम है हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि इतिहास लेखन। तो वस्तुपरकता का इतिहास लेखन से क्या संबंध है, हमें ये चीजें बतानी है। ठीक है, पढ़ते हैं। साथ ही वस्तुपरकता में यह भी ध्यान रखा जाता है कि तथ्यों को किस तरह रखा गया है। इतिहासकार को निष्पक्ष होना चाहिए, उसे अपनी निजी धारणाओं को छोड़कर प्रमाणों की सत्यता पर विश्वास करना चाहिए। अर्थात जो इतिहासकार है, उसे बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, उसे किसी भी इंसान का या किसी भी तथ्य का साथ नहीं देना चाहिए अपने निजी संबंध में। ठीक है, उसको हर एक चीज इस तरीके से एक्सप्लेन करनी चाहिए कि वो सबके लिए बराबर हो, सामान्य हो, और किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो रहा हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट हिस्टोरियन के बारे में, जो है पीटर नॉविक। पीटर नॉविक लिखते हैं कि इतिहासकार को एक तटस्थ और निष्पक्ष न्यायाधीश की भांति होना चाहिए। उसे किसी वकील या प्रचारक की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। इतिहासकार के निष्कर्षों में संतुलन और निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है। यानी कि जो इतिहासकार है, उसको तटस्थ और निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि वो किसी का भी साथ ना दे, इस तरीके का एक इतिहासकार होना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि कोई भी हम पुराने ग्रंथ पढ़ते हैं, या किसी भी प्रकार का हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो हम जिस धर्म से संबंधित होते हैं, अगर मान लीजिए मैं किसी धर्म को मानती हूँ, ठीक है, और फिर उसी धर्म का मैं आप लोगों को उसी धर्म के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, तो मुझे उस धर्म के बारे में बिल्कुल सच्ची बातें, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बातें बुरी हो, दोनों बातों को बिल्कुल सटीक रूप से बताना चाहिए, ना कि बुरी बातों को डिफेंड करते हुए सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें बतानी चाहिए। तो इतिहासकार को ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी चीज का पक्ष ले। ठीक है, जिस प्रकार न्यायपालिका बिना किसी सामाजिक दबाव
और राजनीतिक प्रभाव के निष्पक्षता के साथ काम करती है, ठीक वैसे ही इतिहासकार द्वारा भी बिना किसी भेदभाव, पक्षपात के कार्य को अंजाम दिया जाना चाहिए। उसे किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय अन्य निष्कर्षों पर पहुंचने का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब इतिहास किसी उपयोग की दृष्टि से लिखा जाता है, तो वस्तुपरकता गंभीर संकट में पड़ जाती है। अर्थात जो इतिहासकार है उसे अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। अगर वो किसी चीज को मानता है तो उसे उस चीज को साइड में रखकर जो तथ्य वह पढ़ रहा है उसको सटीक रूप से दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, ना कि अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग दूसरों को कन्विंस करना चाहिए। ठीक है, तो यही एक इतिहासकार का कार्य होता है कि वो लोगों तक सच्ची बातें पहुंचाए, चाहे वो अच्छी हो चाहे वह बुरी हो। हमारे सेकंड जो इतिहासकार है उनका नाम है हेरोडोटस, और जो हेरोडोटस है उनको फादर ऑफ द हिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये पश्चिम के इतिहासकार हैं। पश्चिम की इतिहास लेखन परंपरा में वस्तुपरकता को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पश्चिम में हेरोडोटस के समय से ही यह माना जाता रहा है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों में यथार्थ और वास्तविक लोगों को ही स्थान दिया गया है। पश्चिम देशों के इतिहासकारों का वस्तुनिष्ठवादी परंपरा और प्रतिरूपित चित्रण दोनों में विश्वास रहा है। इतिहासकारों को अतीत के लोगों को, सभ्यता और समाज को समझने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जो इतिहासकार है उसे क्या करना चाहिए, जो अतीत के लोग हैं और उनकी जो सभ्यताएं हैं उनको समझना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज जो हेरोडोटस है या फिर जो पश्चिम के जो इतिहासकार है वे सभी ऐतिहासिक दस्तावेजों को बहुत अधिक मानते हैं और वे सब उन्हीं तथ्यों को लोगों तक पहुंचाते हैं जो तथ्य सच होते हैं। वो किसी भी सुनी हुई घटना को नहीं दर्शाते, वो उन्हीं घटनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं जो सच्ची होती हैं। ठीक है, आगे है हमारा प्रत्यक्षवाद, अगस्त कोत। अब जो प्रत्यक्षवाद के लेखक है या फिर प्रत्यक्षवाद के जो संस्थापक है, या कह लीजिए कि प्रत्यक्षवाद जिनकी वजह से हमारे सामने आया है, तो वो है अगस्त कोत। और उनके बारे में अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज इनका नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, इसके अलावा नाइबर और रानकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद के संस्थापक अगस्त कोत का कहना है कि प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयोग की गई आगमनात्मक प्रणाली को इतिहास और मानविकी के प्रयोग में लाए जाने की आवश्यकता है। उनका मानना था कि समाज 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। प्रारंभिक काल में यह माना जाता था कि प्राकृतिक घटनाएं देवी शक्ति का परिणाम होती हैं। दूसरी अवस्था में मानव मन का किशोर काल कहा जाता है, या फिर दूसरी अवस्था को मानव मन का किशोर काल कहा जाता है। इस काल में ऐसा माना जाता था कि प्रकृति की प्रक्रियाएं रहस्यमयी शक्तियों से पैदा हुई हैं। तीसरी अवस्था को मानव मन की परिपक्वता अवस्था माना जाता है। इसमें प्राकृतिक घटनाओं के होने के पीछे वजह जानने के लिए निरीक्षण का सहारा लिया जाता है। अर्थात जो अगस्त को होते हैं वो ये बताते हैं कि इतिहास के अंदर भी हायरार्की है, जो कि हम सबको पता है। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा रूल हमें समझाया है, कि मानव के बारे में समझाया है कि मानव कैसे प्रकृति के साथ, या फिर मानव ने कैसे अपने डेवलपमेंट की, अपने बुद्धि का विकास किया। तो उन्होंने पहली अवस्था को बताते हुए, समझाते हुए कहा है कि स्टार्टिंग में जो अर्ली ह्यूमन था या जो आधुनिक मानव था, वो क्या समझता था कि जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे वो प्राकृतिक घटना हो, क्योंकि उस टाइम मानवीय घटना नहीं होती थी, ज्यादातर प्राकृतिक घटनाएं होती थी। ठीक है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, और वो था दैवीय शक्तियां। यानी कि कोई हमारे ऊपर कोई गॉड है ऐसे जो कि इन सब घटनाओं को कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज में वो बताते हैं कि कुछ इस प्रकार से होने लगा था कि मानव यह मानने लगा था कि जो घटनाएं घट रही हैं वो प्रकृति नेचुरल तो है, लेकिन उसके पीछे भगवान की नहीं बल्कि कोई रहस्यमय शक्ति है, यानी कि कोई अननोन पावर है जो इन सब चीजों को चला रही है। ठीक है, थर्ड स्टेज में वो बताते हैं कि मानव बहुत ज्यादा विकासशील हो गया था। अब वह जानने लगा था कि जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उसके पीछे जो रीजन है उसको खोजा जाना चाहिए।
कैसे होता है, क्यों होता है, बाढ़ क्यों आती है, भूकंप क्यों आता है, ठीक है? या फिर कुछ और नेचुरल डिज़ास्टर क्यों होता है, इन सब चीज़ों के पीछे के जो रीज़न है, उनको जानने में जो है वो इंसान लग चुका है, जो कि साइंस है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये सब के सब चीज़ें वस्तुपरकता में आती किस प्रकार से हर एक सेक्टर के अंदर हिस्ट्री जुड़ी हुई है। तभी हिस्ट्री को मदर ऑफ द ऑल सब्जेक्ट्स कहा जाता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में आप हिस्ट्री ही पढ़ते हैं, ठीक है? ये हमारे 4th है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाइबर और रानके, 19वीं शताब्दी की बात हो रही है यहाँ। 19वीं शताब्दी में वस्तुपरक इतिहास का आधार तैयार किया गया। इसकी शुरुआत जर्मनी में नाइबर और रानके ने की। नाइबर ने इतिहास लेखन की विवेचनात्मक पद्धति का प्रारंभ किया। रानके ने इसे वस्तुपरक इतिहास लेखन का आधार बनाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से साहित्य तथा दर्शन को इतिहास से अलग रखा। इस प्रकार रानके ने इतिहास को कल्पना, पराभौतिक अनुमानों से दूर रखा। उनका यह मानना था कि इतिहासकार का काम अतीत की जांच पड़ताल करना है तथा पाठकों को इस बात से अवगत कराना भी आवश्यक है कि वास्तव में अतीत कैसा था। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जो हमारा इतिहास लेखन है उसके अंदर हमें कभी भी साहित्य और दर्शन को नहीं जोड़ना चाहिए। जो हमारा साहित्य होता है उसके अंदर हम माइथ मिथ जैसी चीजें भी डालते हैं। कुछ हमारी मान्यता होती है, हम उसको भी ऐड करते हैं, ठीक है? जबकि इतिहास जो है वो साहित्य से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इतिहास केवल उन्हीं चीजों को दर्शाता है जो सच में घटित हुई हैं। साहित्य उन चीजों को बताता है, जैसे कि बोलते हैं ना कि किसी भी जब कोई रियल बेस्ड स्टोरी बनती है, मूवी बनती है, तो उस मूवी के अंदर सब कुछ सच नहीं होता है। कुछ चटपटा मसाला डालने के लिए भी जो है वो मूवी मेकर उसके अंदर कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा डाल ही देते हैं, ठीक है? जबकि हकीकत में ऐसा हुआ भी ना हो। तो इसी प्रकार से साहित्य है जो कि इतिहास को इस तरीके से दर्शाता है कि लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे, उनको पढ़ने में आनंद आए, ठीक है? 5th पॉइंट है हमारा, आँखें मूंद कर विश्वास ना करना। यानी कि इतिहास के अंदर जब भी हम इतिहास को लिखते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ के ऊपर तुरंत बिलीव नहीं कर देना चाहिए। चाहे वो सुनी हुई बातें हो, चाहे वो मौखिक हो, चाहे वो लिखित हो। हमें उसके पीछे की पूरी जाँच-पड़ताल करनी चाहिए, तभी हम इतिहास लिखने के योग्य होंगे। इतिहासकार को हर एक पॉइंट को अच्छे से देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, प्लस केवल एक ही स्थान से वे अगर चीज़ें एकत्रित करेगा और लिख देगा, तो वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है? जैसे कि आप लोग जोधा अकबर के बारे में सुनते हैं, तो उसमें से जो जोधा का नाम है, जबकि जो जोधा बाई थी, जोधा का नाम जोधा नहीं था, उनका नाम हरका बाई था। और आज तक भी ये बात किसी को नहीं पता है। जो बच्चे पढ़ते हैं इतिहास को, केवल उन्हीं को पता है कि अकबर की वाइफ का नाम हरका बाई था, ना कि जोधा, ठीक है? तो जो सुनी-सुनी चीज़ें होती हैं, उनको नहीं सुनना चाहिए, बल्कि चीज़ों को समझकर उसकी अच्छे से जाँच-पड़ताल कर तभी इतिहास लिखना चाहिए। आप लोग ये चीज़ ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप एक अच्छे इतिहासकार बन सकें फ्यूचर में जाके, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आगे पीएचडी करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी, ठीक है? तो देखिए क्या है इसका, आँख मूंद कर विश्वास ना करना। वस्तुपरकता और व्याख्या का अर्थ यह कदापि नहीं था कि रानके दस्तावेजों पर आँख मूंद कर विश्वास करते थे, बल्कि वे यह चाहते थे कि शास्त्रों की कड़ी जांच-पड़ताल अवश्य है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही क्या है। इन इतिहासकारों का मानना था कि इतिहासकारों को प्राथमिक स्रोतों पर अधिक विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये ही समकालीन युग के चित्रण के लिए सही आधार बन सकते हैं। अतः उनका मानना था कि अतीत का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, साथ ही इतिहास में वस्तुपरकता को ध्यान में रखकर लेखन किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे रानके हैं वो बताते हैं कि जब भी हम इतिहास लिखते हैं तो जो हमारा प्राथमिक स्रोत होता है, यानी कि जो डेस्टिनी है, जो जगह है, ठीक है, जहाँ कोई घटना घटित हुई थी, अगर हम उस जगह पे जाके अच्छे से उस जगह का आँखों देखा विश्वास करेंगे, जानेंगे, जाँच-पड़ताल करेंगे, तभी हमें उसके बारे में अच्छी सच्चाई पता चलेगी, हकीकत पता चलेगी उस चीज़ की। लेकिन अगर हम किसी अन्य व्यक्ति से उस चीज़ के बारे में पूछेंगे, तो वो एक सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा जो कि झूठ भी हो सकता है, ठीक है?
तो आप उस प्लेस पे जाइए, उसकी जाँच-पड़ताल कीजिए, जब आप आँखों देखा आप लिखेंगे ना, तो वो चीज़ ही सच होगी और सच लिखिएगा मेरे बच्चों, ठीक है? आप आने वाले हिस्टोरियन बन सकते हैं। देखिए निष्कर्ष करते हैं। उनका यह सोचना था, किनका? रान के जितने भी ये नाइबर है, रान के हैं, अगस्त कोत है और हेरोडोटस हैं, पीटर नोविक है, इन सभी जो राइटर्स हैं, जो सभी हिस्टोरियंस हैं, इनके बारे में अब निष्कर्ष में मैं ऐड कर रही हूँ। निष्कर्ष हमेशा आपके आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आप आंसर लिखेंगे, वैसा ही आपका निष्कर्ष होगा, ठीक है? अगर आप कुछ चीज़ अपने आंसर के अंदर मिस कर देते हैं और जगह नहीं बचती है, खाली निष्कर्ष की जगह बचती है, तो प्लीज़ अपने आंसर को काटिएगा मत, उस पॉइंट को निष्कर्ष में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? उनका यह सोचना था कि यदि इतिहासकार निष्पक्ष हो और तथ्यों की जांच वैज्ञानिक तरीकों से की जाए, तो अतीत के दस्तावेजों से इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हो सकता है। अर्थात आप लोगों को पता है कि एक मेथड होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम कोई वस्तु कितनी पुरानी है, उस चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है? कि वह कितनी सदियों से वो चीज़ ज़मीन के अंदर है, ठीक है? तो इतिहासकार को इसी प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी से पूछना चाहिए। सेकेंडरी सोर्स को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा जो प्राइमरी सोर्स है उसी का यूज़ करना चाहिए। 19वीं और 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि यदि किसी घटना से जुड़े सही तथ्य अगर मालूम हो जाएँ, तो परम इतिहास लिखा जा सकता है। यानी कि जो इतिहासकार थे 19वीं और 20वीं शताब्दी में, वो ये मानते थे कि अगर कोई घटना है और उससे जुड़े हमें सटीक कुछ तथ्य मिल गए, तो हम ऐसा इतिहास लिख सकते हैं, जो कभी बदला ना जा सके। जैसे कि मान लीजिए अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अभी हम उसको सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानते हैं मिस्र के बाद, ठीक है? मेसोपोटामिया के बाद जो है वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो शायद कंटेम्परेरी है एक-दूसरे की या फिर थोड़ा आगे-पीछे का समय हो सकता है। लेकिन अगर आज भी हमें कुछ ऐसे तथ्य मिल जाते हैं जिससे ये चीज़ साबित हो जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी पुरानी नहीं है, तो हमारा इतिहास जो हम पढ़ते आ रहे इतने सालों से, शायद वो बिल्कुल झूठ हो जाए। ठीक है, हमने सब कुछ गलत पढ़ा हो। लेकिन जैसे कि मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री है, जो कि हमने देखी है, जो कि लोगों के सामने सच में हुई है, उसके बारे में लिखा गया है, तो वो कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है? लेकिन हाँ, 1857 का रिवॉल्ट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो जला दी गई थी हमारी। तो क्या पता हमें कुछ ऐसी चीज़ें और मिल जाए जिससे कि हमारा इतिहास और मजबूत हो सके, ठीक है? इस प्रकार इन 2 सदियों के इतिहासकारों ने अपने लेखन में वस्तुपरकता पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीयता, भाषा और धर्म से अलग हटकर निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य किया है। सभी इतिहासकारों को इसी प्रकार से काम करना चाहिए कि वह किसी भी चीज़ का फ़ेवर ना ले, किसी भी व्यक्ति, किसी भी धर्म, जाति या अपने राष्ट्र का कभी भी फ़ेवर ना ले, जो सच्चाई है केवल वही लोगों तक पहुँचाए। तभी एक इतिहासकार अच्छा इतिहासकार बन पाता है और वो लंबे समय तक लोगों के दिमाग में रहता है, क्योंकि सच्चाई का तो खुलासा हो ही जाता है। ठीक है बच्चा? अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं, तो आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे इस वाले मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बच्चों ने मुझे अभी भी जो है वो लोक संस्कृति की बहुत सारे आंसर जो है वो क्वेश्चन भेजे हुए हैं, मैं उसके आंसर आपको जल्दी से जल्दी बना के भेज दूँगी, क्योंकि अभी मास्टर्स के बच्चों के एग्ज़ाम है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें।